तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 12वीं का विषय इतिहास का प्रथम अध्याय हड़प्पा सभ्यता का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, पुराने वीडियो में यानी इससे पिछले की वीडियो में मैंने आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिया था, इसलिए आज मैं आप सभी को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कुल प्रश्नों की संख्या 4 है। यदि इसे आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को क्लिक कर इसे कॉपी में लिखें। प्यारे बच्चों, यदि आप इसे PDF फाइल में लेना चाहते हैं और यदि आप जानना चाहते हैं कि इस दीर्घ में कौन सा प्रश्न भिविया है या M भिविया है, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा 12th पेड कोर्स। ठीक है, 12th पेड कोर्स का पूरे साल भर का फ़ी है मात्र 500। यदि आप 500 रुपये पूरे साल भर का देते हैं तो आर्ट्स के सभी विषय का क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज आपको PDF फाइल में दिया जाएगा, लघु का, दीर्घ का, वस्तुनिष्ठ का। साथ ही साथ चैप्टर वाइज M भिविया क्वेश्चन बताए जाएंगे, यानी वैसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड 2022 एग्जाम के लिए ही होगा। साथ ही साथ कोर्स को समाप्त करके गैस क्वेश्चन दिया जाएगा और जो संस्था में जांच परीक्षा ली जाती है उनका प्रश्न पत्र भी आपको दिया जाएगा। तो इतना फ़ायदा लेने के लिए पूरे साल भर का मात्र आपको 500 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। तो प्यारे बच्चों, हमारा प्रथम प्रश्न है। प्रथम प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण यानी कि वे लोग जो नगर निर्माण करते थे, नगर बनाते थे, उनकी क्या दिखना है, तो उनकी प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने लेक्चर की वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण को मैंने आपको अच्छे से समझाया था, उसकी विशेषता को भी बतलाया था। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि जिसे हम अच्छे से समझ सके तो समझने से भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि उससे हम किस प्रकार कॉपी में अच्छे ढंग से लिख सके। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए इस लेक्चर में मैं आपको समझाने का कार्य कम करूंगा और जो कॉपी में लिखा किस प्रकार आपको कॉपी में लिखना है इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको परिचय देना है। इस प्रकार से आपको लिखना है। हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रथम विशेषता नगर नियोजन ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से समुचित नगर का यानी नगर निर्माण का क्या चलता है, तो पता चलता है। इसका निर्माण एक सुनिश्चित योजना के आधार पर किया गया था, यानी कि जो नगर बनता था उसका सुनिश्चित क्या, तो योजना बना करके उसके बाद ही किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में 2 टीले मिले, पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि दुर्ग क्या होता है, जहां से लोग क्या करते थे, तो शासन करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह तो मुख्य रूप से हमारा परिचय है ना, हो गया नगर निर्माण का। ठीक है, इस प्रकार से लोग नगर बनाते थे यानी योजना बनाते थे। ठीक है, अब नगर निर्माण में जो मुख्य रूप से विशेषता क्या था, यानी कि उस नगर में हम कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट को रखेंगे जो अपने आप में जो यानी कि आज के समाज के लिए क्या हो, तो मिलता जुलता हो, यानी उसका विशेषता बन गया हो। तो जैसे क्या, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहला क्या हो गया, पहला सड़क हो गया। प्यारे बच्चों, मैंने आपको सड़क भी अच्छे से समझाया था लेक्चर के भी वीडियो में और लघु में भी मैंने आपको समझाया था, इसलिए मैं रीडिंग मार करके सिर्फ छोड़ दूंगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसके कारण नगर कई खंडों में विभक्त हो जाता था। सड़कें मिट्टी की बनी थी, लेकिन कहीं कहीं पर ईंटों के अवशेष भी पाए गए। सड़कों की साफ सफाई की समुचित क्या थी, तो व्यवस्था थी। ठीक है प्यारे बच्चों, समकोण पर कैसे काटते थे मैंने आपको बताया था। चूँकि सीधा जाएगा तो जाहिर सी बात है एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो जब मिलेगा तो क्या बनेगा, तो यानी कि समकोण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्नानागार। प्यारे बच्चों, स्नानागार मैंने लेक्चर के वीडियो में भी समझाया था, लघु में भी है, मैंने दोबारा समझाया था, इसलिए मैं सिर्फ इसमें रीडिंग मार करके छोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक नगर निर्माण जब भी होगा तो सड़कें महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यानी सड़कें सीधी थी तो जाहिर सी बात है विशेषता था। आज के समाज में सड़कें सीधी है नहीं है। स्नानागार, ठीक है, तो देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का एक सार्वजनिक स्थल स्नानागार था। वह 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था।
इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी, ठीक है। स्नानागार में जल निकासी की क्या थी, तो अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है प्यारे बच्चों। ज़्यादा लिखना हो तो लघु में मैं बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्नागार, इसे भी मैंने समझाया था, लघु में भी मैंने लिखाया था, इसलिए मैं यहाँ पर उतना ही दिया हूँ जितना दीर्घ के लिए हो, ठीक है। हड़प्पा के नगरों में अन्नागार भी मिले जहाँ अनेक प्रकार के अन्न रखे जाते थे, ठीक है। जल निकास प्रणाली लघु मैंने लिखाया है और लेक्चर के वीडियो में भी मैंने इसे समझाया है, तो देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में कुएं और स्नानागार होते थे। पानी छोटी नालियों से मिलकर बड़ी नालियों में जाता था। सड़कों के दोनों किनारे नालियाँ बनी थी। नालियाँ पत्थर अथवा शिलाओं से ढक दिया जाता था तथा समय समय पर नालियों की साफ सफाई की जाती थी, ठीक है प्यारे बच्चे, मैंने आपको लघु में भी समझाया था। नेक्स्ट पॉइंट है आवासीय भवन, इसे भी मैंने लेक्चर में समझाया था और लघु में भी मैंने कराया है, ठीक है। हड़प्पा नगर के भवन मिट्टी तथा ईंटों के बने थे। किसके नहीं बने होते थे, तो इसमें देखिएगा इस भवन में पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, सिर्फ मिट्टी और ईंटों का ही प्रयोग किया गया था, ठीक है। जिसमें आंगन के चारों ओर कमरे और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। रोशनदानी की व्यवस्था थी, रोशनदानी मतलब खिड़की की व्यवस्था थी। जो भवन होते थे वो भवन 1 मंजिला, 2 मंजिला और कहीं कहीं बहुमंजिला भी मिले। बहुमंजिला मतलब 3 महल के, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर, स्थल, भवन, नाली, स्नानागार इत्यादि व्यवस्थित रूप से नगर नियोजन प्रणाली के अनुसार बनाई जाती थी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यह हमारा प्रथम दीर्घ ज्ञान कंप्लीट रहना हो गया। इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लघु का वीडियो देखें या लेक्चर की वीडियो देखें, इसे आप बहुत बखूबी अच्छे ढंग से समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए वही गीत दोबारा गाएंगे तो समय का बर्बादी होगा, मेरा भी आपका भी, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा जो आपका पॉइंट है, ठीक है, सॉरी दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले, ठीक है प्यारे बच्चों। मैंने आपको धार्मिक जीवन भी मैंने लेक्चर की वीडियो में समझाया था, ठीक है, इसलिए सिर्फ हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों में हमें किसी मंदिर, देवालय अथवा पूजा गृह के चिन्ह नहीं मिले, ठीक है। अब देखिए इनके चिन्ह मिलेंगे तभी तो कुछ पता लग पाएगा ना अच्छे ढंग से, जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हो सके। फिर भी एक अनुमानता, यहाँ पर अनुमानता होगा प्यारे बच्चों, अपने पीडीएफ में सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। अनुमानता सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या, तो पहला शिव की पूजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर अंकित एक देवता को शिव माना जाता है। यह देवता पालथी मारे हुए है। देवताओं में शिव की पूजा क्या थी, तो प्यारे बच्चों तो विशेष था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मातृ देवी की उपासना। हड़प्पाई स्थलों से भारी संख्या में स्त्री की मिट्टी, ठीक है, स्त्री की मिट्टी की बनी मूर्तियाँ, यानी जो स्त्री थी उसकी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति थी, ठीक है, मूर्तियाँ मिली हैं, अतः माना जाता है कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वृक्ष पूजा। हड़प्पाई पीपल, बरगद तथा नीम आदि वृक्षों की पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है जादू टोना में विश्वास। सिंधु सभ्यता के लोग जादू टोने और भूत प्रेत में क्या रखते थे, तो विश्वास से न रखते थे। अग्नि तथा जल पूजा। प्रत्येक घर में अग्निशाला और स्नानागार के अवशेष मिले। इससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग अग्नि तथा जल की पूजा करते थे। फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन उपयुक्त है, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर के वीडियो देखें। लेक्चर के वीडियो में मैंने बहुत बातें कही है, जैसे शिव की पूजा में मैंने कहा था कि जो मुहर मिली थी उस पर जो अंकित था उसमें जो शिव भगवान का 3 मुख था और माथे पर 3 सिंह था, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने बहुत सारे बातें बतलाया है। यदि मैं उतना ही बातें यहाँ बतलाऊँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग तीसरा प्रश्न पे आते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। प्यारे बच्चों उत्तर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। देखिए आपको सर्वप्रथम सामाजिक पूछा गया है और आर्थिक पूछा गया है, इसलिए सर्वप्रथम आपको सामाजिक जीवन मैंने बता देते हैं, फिर आर्थिक जीवन आपको बता देंगे, ठीक है। सामाजिक जीवन में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन काफ़ी उन्नत था। उन्हें आधुनिक जीवन की सुख सुविधा प्राप्त थी,
ठीक है। इस सभ्यता के लोग शिक्षित थे और लेखन कला का भी ज्ञान प्राप्त था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अवशेषों से मालूम पड़ता है कि समाज 4 भागों में बटा हुआ था। ये मैंने लेक्चर में बताया था अच्छे से। कौन कौन? तो विद्वान, योद्धा, व्यवसाय और श्रमिक, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन सादा और पौष्टिक था। फल तथा विभिन्न तरह के सब्जियां भी इनके भोजन में शामिल था। ये दूध और दूध से बनी सामग्रियों का क्या करते थे? तो उपयोग करते थे, ठीक है प्यारे बच्चों। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। ये तो मान के चलिए खाने पीने का है ना रहा, और सामाजिक बातें रहा, थोड़ा सा और हम देखते हैं मनोरंजन के। सिंधु सभ्यता के लोगों को नाचने गाने का भी शौक था। वह घर में खेले जाने वाले खेलों को अधिक पसंद करते थे और इसके अतिरिक्त जुआ खेलना, पासा खेलना, पशु पक्षियों को लड़ाना, जैसे मुर्गी को लड़ाया जाता है ना, उसी प्रकार पशु पक्षियों को लड़ाना इनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यह हमारा क्या हो गया? सामाजिक जीवन हो गया, ठीक है। आर्थिक जीवन के अंतर्गत है ना क्या है ना हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन में पशुपालन, व्यापार तथा कृषि शामिल था, ठीक है। अब देखिए आर्थिक जीवन के लिए या तो ये लोग पशुओं को पालते थे, बेचते थे, तब पैसा कमाते थे, व्यापार करते थे, तब अपना जीवन चलाते थे, और कृषि के माध्यम, यानी कि इन्हीं तीनों के माध्यम से ये अपना जीवन को चलाते थे, ठीक है। उस समय सिंधु सभ्यता काफ़ी उपजाऊ थी और उन दिनों में सिंधु नदी के सिंधु प्रदेश, जो सिंधु प्रदेश था, ठीक है, का वरदान समझा जाता था। यहाँ के लोग गेहूँ, राई, मटर इत्यादि की खेती करते थे, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक हमारा कृषि हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। पशुपालन सिंधु सभ्यता के लोगों का कृषि के बाद दूसरा स्थान था। यहाँ के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर आदि पालते थे। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से प्राप्त मूर्तियों से घोड़े का भी संकेत मिला है, लेकिन यह अभी तक प्रमाण नहीं हो पाया है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय करते थे। वस्तु विनिमय मतलब क्या? यानी चावल के बदले गेहूं लेना, यानी एक वस्तु को देकर के दूसरे वस्तु लेना। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ सिक्कों का प्रचलन नहीं था, ठीक है। वे तैयार माल के बदले पड़ोसी देशों से धातु प्राप्त करते थे, यानी कि उस क्षेत्र में धातु नहीं मिलता था। धातु लेने के लिए वे मेसोपोटामिया जाते थे, वहाँ तैयार माल देते थे और बदले में धातु लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, दीर्घ का चौथा है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ भी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता जो पूरा का पूरा सभ्यता है, जो पूरा का पूरा सभ्यता, ये उसका विशेषता पूछा है। जबकि जो पहला प्रश्न है इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की विशेषता पूछा है। इसमें नगर निर्माण की पूछा है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है? तो हड़प्पा सभ्यता यानी पूरे सभ्यता का विशेषता पूछा है। तो पूरे सभ्यता के अंतर्गत पहला विशेषता तो नगर निर्माण का विशेषता है ना होगा, ठीक है। इसे तो मैंने समझा ही चुका हूं। तो उत्तर किस प्रकार से लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी के नदी के आसपास मिली, इस कारण इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इसकी विशेषता निम्नलिखित है, ठीक है। पहला नगर निर्माण की योजना, इसे मैंने समझाया था, इसलिए बस रीडिंग मार के हम छोड़ देंगे, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी नगर योजना तथा भवन निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। सभी बड़े नगर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बने थे। नगरों का अपना अपना दुर्ग था जिसमें शासक वर्ग लोग रहते थे। प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था तथा इसमें बड़े पैमाने पर पकाए गए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। खुदाई से प्राप्त नगर निर्माण योजना की विशेषता इस प्रकार थी, जैसे सड़कों का प्रबंध, नालियों का प्रबंध, 2 स्तरीय नगर, सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार इत्यादि, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट है क्या? तो व्यापार, ठीक है। सिंधु निवासियों का मुख्य पेशा व्यापार था। लोथल में समुद्री व्यापार हेतु बंदरगाह के अवशेष मिले। इस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था, संभवतः वस्तु विनिमय व्यापार होता था, यानी सिक्के का ये लोग प्रचलन नहीं था। उस समय सिक्के का इस्तेमाल नहीं करते थे। कोई भी सामान खरीदना हो तो एक वस्तु दे करके दूसरा वस्तु ये लोग प्राप्त करते थे, ठीक है। धर्म यानी धार्मिक बातें अभी तुरंत मैंने आपको ना समझाया था, इसलिए रीडिंग मार करके मैंने छोड़ देता हूँ। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से सिंधु घाटी के निवासियों का धार्मिक जीवन के बारे में अनुमान लगाया जाता है। यहाँ मातृदेवी की पूजा सर्वश्रेष्ठ थी। मातृदेवी की पूजा के साथ पशु, अग्नि एवं वृक्षों की पूजा की जाती थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसे काले जादू
टोने का प्रचलन था। ठीक है, उस काल में, ठीक है, उसे नहीं होगा, उस काल में जादू टोने का प्रचलन था। लोथल तथा कालीबंगा में हवन कुंड के अवशेष मिले। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट पॉइंट आपको देखना है विशेषता के हड़प्पा सभ्यता का, तो सामाजिक जीवन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही समाज की इकाई थी। उनका सामाजिक जीवन सुखी और सुविधापूर्ण था। हड़प्पा सभ्यता में परिवार मातृ सत्तात्मक था। स्त्री और पुरुष समान रूप से आभूषण पहनते थे। ठीक है, यानी कि सोना चांदी पुरुष भी पहनता था, महिला भी पहनती थी। ठीक है, मनोरंजन के लिए नृत्य और संगीत किया करते थे। पर अगर आप चेंज करके लिखना है, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उपयोग क्या थी, तो विशेषता थी। तो प्यारे बच्चों, दीर्घ मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे आपका हड़प्पा सभ्यता का लघु और दीर्घ खत्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में वस्तुनिष्ठ करा दूंगा और यह आपका अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो आप अवश्य रूप से कर लें। ठीक है, पूरे साल भर के लिए मात्र 500 रुपये लगेंगे। आप कोई भी संस्था जाइएगा तो 500 का महीना लगेगा, जबकि हम पूरे साल का 500 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, और आपको PDF फाइल में क्वेश्चन आंसर MPV इतना चीज़ हम दे रहे हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 150 45 52।